जय हिंद दोस्तों। रणभूमि में आपका स्वागत है। हम लोग ज्ञान बिंदु का ये प्रैक्टिस सेट जो डबल स्टार दरोगा जो है, डबल स्टार जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसके हम लोग प्रैक्टिस सेट बना रहे थे और आज हम लोग टेस्ट नंबर 10 बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि एमपीसी उपभोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.6 है और आई में वृद्धि जो डेल्टा वाई होता है अगर वो 500 है तो उपभोग डेल्टा सी में वृद्धि कितनी होगी। तो ये इसकी जब बात हो रही है तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि एमपीसी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका एमपीसी का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई हो जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है कि जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है उसकी फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। बस जो वैल्यू दिया है उसको रख दीजिए। तो डेल्टा वाई हमको डेल्टा सी निकालना है, डेल्टा वाई पॉइंट, डेल्टा वाई कितना रखा है 500 दे रखा है और एमपीसी की वैल्यू कितना रखा है 0.6 दे रखा है। तो ये कितना है 0.6 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डेल्टा सी बराबर क्या हो जाएगा 500 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0.6 छो पचे 300। तो कितना कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है उसमें डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई हो जाता है। एमपीसी ये बताता है कि अतिरिक्त आय में से व्यक्ति कितना भाग उपभोग पर खर्च करेगा। तो जो ये एमपीसी है ये क्या बताता है कि एक अगर जो व्यक्ति है तो कहता है कि अतिरिक्त आय में से कितना भाग है वो उपभोग पर खर्च करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, निलंबन के कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है और समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं। निलंबन की बात कर रहा है। निलंबन में मतलब निलंबन मतलब सस्पेंशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सस्पेंशन की बात कर रहा है। तो इतने कण होते हैं कि नीचे बैठ जा सकते हैं, बात सही है। कोलाइड के कण बहुत छोटे होते हैं जो कि नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, जो ना तो नग्न आंखों से दिखाई देते हैं और ना ही नीचे बैठते हैं। तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही है, लेकिन दोनों व्याख्या नहीं करता, स्पष्टीकरण नहीं है दोनों का। तो आपका कथन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कथन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर निलंबन में कहते हैं तो इसमें कणों का जो आकार होता है, इसमें जो कण होते हैं कण का जो अगर आकार है, कण का आकार कितना होता है तो ये 10⁻⁻5 सेंटीमीटर का होता है। ये कण का जो आकार होता है 10⁻5 सेंटीमीटर होता है। और अगर ये निलंबन की बात कर दे तो जैसे कि वायुमंडल में क्या है, धुआं जो हो गया वो क्या है, एक निलंबन है। फिर अगर आप नदी का गंदा पानी देख लेते हैं, नदी का गंदा पानी ये क्या है आपका एक निलंबन ही है। ये सब निलंबन में आता है। और अगर कोलाइड की बात कर लेते हैं और ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। अगर इसकी बात कर ले तो ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। और अगर वो इसकी बात जब कर देते हैं, कोलाइड की बात कर लेते हैं तो इसका जो आकार होता है वो 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻7 तक का इसका आकार होता है। और अगर इस एग्जाम्पल की बात कर ले तो जो आपका गोंद हो गया तो आपका कोलाइड में आ जाता है। ठीक है, रक्त है, हम लोग का जो ब्लड है वो है, स्याही है, ये भी क्या है आपका, तो ये कोलाइडल में आ जाता है। क्रीम जो हो गया सभी सब क्या है, कोलाइड में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कथा सूची को सूची 2 से मिलाइए। परमाणु, अणु, यौगिक और आयन क्या क्या होते हैं उसकी बात कर रहा है, तो वो देख लेते हैं। तो आयन किसे कहते हैं, यौगिक कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बना था उसको यौगिक कंपाउंड कहते हैं। तो सी का 3 देखिए, सी का 3 एक ही में मिल गया। फिर अगर कहते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं तो किसी तत्व का सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता है। सबसे छोटा कण जो कि स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अणु होता है समान तत्वों के अणुओं का बना होता है, तो इसको अणु कहा जाता है। ठीक है, और आयन क्या होता है, वह परमाणु या परमाणु समूह जिस पर विद्युत आवेश होता है उसको आयन कहा जाता है। ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया और सी डी का 4 हो गया। तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो परमाणु का अगर इंग्लिश की बात करें तो समझ में आए तो इसको एटम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अणु मतलब मॉलिक्यूल हो गया, अणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल हो गया। तो मॉलिक्यूल होता है वो समान तत्वों से बना होता है मॉलिक्यूल। एटम तो वो हो गया, कंपाउंड के बारे में देख लिए। ठीक है, कंपाउंड हो गया। अणु में जैसे क्या एग्जांपल में देख लीजिएगा, अणु का एग्जांपल क्या होता है, अणु का जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ये आपका अणु हो जाता है। बाकी यौगिक जो कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड में क्या आ गया आपका H2O हो गया, CO2 हो गया। तो इसको कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं इंग्लिश में क्या कहता है, कंपाउंड कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आयन जो होता है जैसे Na+, आयन की आयन मतलब जो होता है जैसे Na+ हो जाता है। ठीक है, Cl- होता है, तो ये सब आयन बन जाता है। फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। तो कह रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात कर रहा है। व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों की बात कर, महासागर यहाँ पर महाद्वीप नहीं है, महासागरों के
पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। तो ये बात आपका क्या है, सही है। क्या होता है, ये बात सही है। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड को अधिक उष्ण बनाता है। ये गलत है, महासागर के नहीं बल्कि महाद्वीपों के बनाया जाता है। तो क्या कहता है कि ये बात यहाँ पे हो रहा है कि अब अगर इसकी एग्जाम्पल, इसको पूरा बढ़िया से समझाने की बात करी जाए तो होता है कि अब एक पहले ग्लोब बनाइए। देखिए ये ग्लोब बना दिए, ठीक है। ये आपका क्या होगा, इक्वेटर हो गया, ठीक है। ये कर्क रेखा हो गया, ये आपका कर्क रेखा हो गया, ये आपका क्या हो गया, मकर रेखा हो गया। ये क्या हो गया, मकर रेखा हो गया। और इसी के जो क्षेत्र हो गया, ये दोनों के बीच का जो क्षेत्र हो गया, इसी को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ठीक है। फिर कहता है कि उपोष्ण उच्च वायुदाब जो है वो कहता है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाले किरणों को सन्मार्गी व्यापारिक पवन कहा जाता है। तो अब इसको अगर और एक तरीके से और जो इसको छोटा तोड़ा जाए तो ये तो आप देख लिए। फिर ये उपोष्ण कटिबंधी हो गया, इसमें जो है कर्क रेखा और मकर रेखा हो गया 23.5 डिग्री। और इसमें जो पवन जो चलता है वो 3 तरीके से चलता है। अगर एक तरीके से और इसको इक्वेटर को रेड कलर से कर देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारा क्या है कि ये इक्वेटर हो गया। तो इसमें क्या हो जाता है कि एक एक लाइन और यहाँ पे बनाइए, एक लाइन और यहाँ पे बना देते हैं। अब जो देखा ये है, इधर से जो अगर कोई रेखा आ रही है तो ये कहता है व्यापारिक पवन जो होता है, इधर से आता है तो ये व्यापारिक पवन है। ये क्या है, व्यापारिक पवन हो गया। और इधर से भी जाता है तो ये भी क्या है, ये भी व्यापारिक पवन है। लेकिन अगर इधर से ऐसे जा रहा है तो ये हो जाता है आपका पछुआ पवन हो जाता है, पछुआ पवन हो जाता है। और इधर से ऐसे आता है, ये भी क्या होता है आपका पछुआ पवन हो जाता है। दोनों पछुआ पवन हो गया। और ऊपर से जो आता है ये ध्रुवीय पवन कहता है, इधर से आता है वो ध्रुवीय पवन है। ये क्या है, ध्रुवीय पवन हो गया। तो इधर भी क्या जाएगा, ये ध्रुवीय पवन हो गया। ये तो आपका ये डायग्राम से हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। भूमध्य रेखा हो गया। अब इसको इसको भी कुछ कुछ नाम दिया गया है। अगर कैसे कैसे ये जो रेखा है तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है। अगर इसकी बात करें, अगर हम ये जो है ये डोल्ड्रम जो होता है ये कितना से कितना होता है, तो होता है 10 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक होता है। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ जो होता है ये हो गया। अगर इसकी बात कर ले तो ये 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक होता है। 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक ये हो जाता है। ये इसको कहता है कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब कहता है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी कहता है, वायुदाब की पेटी कहता है। ये हो गया। ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब होता है, ये कहता है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब हो गया। ये क्या हो गया, निम्न वायुदाब हो गया, ठीक है। और इसको क्या कहा था, ऊपर वाला को कहा था उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। अगर इसकी बात कर रही है तो ये कितना डिग्री, तो 45 से 65 डिग्री तक में बीच में होता है, 65 से 66 करिए। तो ये कहता है कि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब होता है। इसको क्या कहते हैं, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब की पेटी हो गया। मतलब ये थोड़ा सा चौड़ा है, ये पतला नहीं समझेगा। ये तो आपका स्पेसिफिकेशन हो गया कि कैसे कैसे क्या होता है। अब इसके क्वेश्चन पे अगर आएंगे तो बेहतर समझ में आएगा कि बात क्या क्या कहा जा रहा है। तो कह रहा है कि ये तो आपको व्यापारिक पवन समझ में आया कि अगर इधर से इधर आ रहा है, मतलब उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ आता है, तो इसको कहता है व्यापारिक पवन कहा जाता है इसको, ठीक है। और व्यापारिक पवन इसलिए कहा जाता है कि, और अगर इसकी बात करते तो ये इसको कहते हैं बीच में, इसको डोल्ड्रम की पेटी कहा जाता है, ठीक है। तो कहता है महासागर के पूर्वी भाग में, अब एक एक और डायग्राम हम यहाँ पे आपको बना देते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा। मान लें कि यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, मान ले, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका हो गया। अब यह बीच में महासागर है, तो इसमें क्या कह रहा है कि महासागर के पूर्वी भागों में व्यापारिक पवनें ठंडी समुद्री धाराओं के संपर्क में आने कारण प्रायः वर्षा नहीं कराती है। तो ये महासागर का ये पूर्वी भाग है। अब देखिए इसमें एक चीज और समझना होगा इसको थोड़ा डिटेल में, कि जैसे ये महासागर है, ये बीच में क्या है, ये महासागर है। तो महासागर का पूर्वी भाग क्या होगा, ये हो जाएगा। और ये क्या है, महाद्वीप है, तो इसका पश्चिमी भाग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पश्चिमी भाग हो जाएगा। तो कह रहा है कि ये दोनों को जब टकराते हैं तो यहाँ पे ठंडी जलधारा, पहले से समुद्री ठंडी जलधारा होता है, तो ये दोनों कहता है कि पूर्वी भागों में व्यापारिक ठंडी पवने ठंडी समुद्र धाराओं के संपर्क में आने के कारण वर्षा यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मरुस्थल हो जाता है। पश्चिमी भाग में क्या होता है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाता है। तो आप देखिएगा अगर डायग्राम में, तो ये क्या है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र बन जाता है आपका, ठीक है। तो कहता है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में क्या होता है कि वर्षा नहीं कराती है, जिस कारण यहाँ पे क्या होता है कि मरुस्थल हो जाता है। जैसे थार मरुस्थल हो गया, यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल हो गया। तो यही हो गया कि व्यापारिक पवनें जो होती है महाद्वीपों के पूर्वी भाग तथा महासागरों के पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा कहलाती है। तो जो इसका मतलब क्या होगा, जो कह रहा है कि
जो व्यापारिक पबने की बात हो रही है, व्यापारिक पवन की बात हो रहा है, वो क्या करवा रहा है कि महाद्वीप के पूर्वी भाग में, महाद्वीप के पूर्वी भाग मतलब हरा कर देते हैं इसको, महाद्वीप का पूर्वी भाग क्या हो गया, महाद्वीप का पूर्वी भाग ये हो गया, और और ये महाद्वीप का पूर्वी भाग हो गया, और महासागर का पश्चिमी भाग, और महासागर, ये महासागर है तो इसका पश्चिमी भाग आपका ये हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये दोनों पार्ट में क्या होता है कि सिर्फ वर्षा होता है, अधिक वर्षा कहलाता है। भूमध्य रेखा के निकट दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पवनें आपस में टकराकर ऊपर उठती है और घनघोर वर्षा होता है। तो भूमध्य रेखा में क्या होता है कि वर्षा सबसे ज्यादा यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, बात करते अगर पछुआ पवन की बात कर लेते हैं, तो पछुआ पवन होता है कि उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इसी को पछुआ पवन कहा जाते हैं। फिर कहता है कि ये उत्तरी गोलार्ध में अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाह अधिक अस्थायी और निश्चित होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा ये होता है। ठीक है, तो इसका अब ये देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवने के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। तो महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं, ये बात सही है। लेकिन ये बता कि शीतोष्ण क्षेत्रों में पश्चिमी पवन मतलब पछुआ पवन की बात कर रहा है, पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड को अधिक उष्ण बनाती है। नहीं, अधिक उष्ण नहीं बनाती है, यहीं पे ये गलत हो जा रहा है। कहता है कि ये शीतोष्ण क्षेत्र में जो होता है कि जो पश्चिमी पवन है वो पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंड को अधिक बनाती है। तो महासागरों के किसको, पूर्वी खंड को अधिक अधिक उष्ण बनाती है। थोड़ा लंबा डिस्कशन हो गया, लेकिन शायद आपको समझ में आया होगा क्या बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता सोन नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी परियोजनाएं हैं। सही बात है। कहता गंडक बहुउद्देशीय परियोजना तिरहुत त्रिवेणी और दोन नदी नहर नामक निकाला गया, ये भी बात सही है। कोसी बहु परियोजना रिहंद नदी पर नहीं है, कोसी रिहंद नदी पे, ये गलत है। सही कौन है, तो केवल आपका 1 और 2 सही है। तो कहता है सोन नदी परियोजना का निर्माण कब किया गया है, सबसे पुरानी है 1874 में इसकी ये किया गया। डेहरी ऑन सोन, सोन नदी परियोजना कहाँ है, रोहतास में है। कहाँ, डेहरी ऑन सोन रोहतास में ये चीजें है। ठीक है, और ये पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर के किया गया है। गंडक नदी परियोजना की बात कर ले तो ये कहता है भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गंडक नदी है, ये कहता है कि भारत और नेपाल की क्या है, संयुक्त परियोजना है। ये गंडक नदी परियोजना दोनों का मिलाया हुआ है। और कहता है कि गंडक नदी कहता है कि भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण में, और ये कहाँ है, तो ये कहता है कि भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण में आपका है। भैंसा लोटन कहता है कि पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण में क्या है आपका ये है। ठीक है, फिर कहता है कोसी नदी जो परियोजना है, अगर ये बात कर लिया जाए, ठीक है, कोसी नदी परियोजना भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये भी कोसी नदी भी भारत और नेपाल के साथ ये भी है, और ये भी दोनों इसका ही है। ठीक है, और ये कोसी नदी पे किया गया है, ये किसी रिहंद नदी पे नहीं बल्कि कोसी नदी पे किया गया है। 1.18 का मान ज्ञात कीजिए। 0.18 का मान ज्ञात करने का रहा है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि जैसे कि 18 है ना, तो इसके कि 18 हो जाएगा या 90 हो जाएगा। कहता है कि जितना संख्या पर बार नहीं होता है उसके लिए 0, तो कितने संख्या पर बार नहीं है, तो एक संख्या पे है तो उसके लिए 1 0 हो जाएगा। और जिस संख्या पर बार होता है उसके लिए 9 लिखना होता है। मान लीजिए कि इस तरीके से लिखा था ना, 0.18 लिखा हुआ है, तो कहता है कितने संख्या पे बार है, तो एक संख्या पे बार है तो 1 0, और जितने पे नहीं है वो 9 लिखा जाएगा। तो फिर ये हो गया, और ये 1 को क्या था, माइनस करना पड़ेगा। तो 18 - 1/90 मतलब 17/90 हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स का सवाल था। 17/90 कहाँ इसमें आंसर है, ये हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कौन कहाँ मनाया जाता है वो समझिए। कहता है कि महाबोधि महोत्सव कहाँ है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में है। अमूर बाज कहाँ है, तो अमूर बाज है जो आपका, ये अमूर बाज शिल्प समागम में कहाँ है, शिल्प समागम जो आपका है, ये आप समझिए कि A का 4 होना चाहिए। A का 4 हो जाएगा सिर्फ, पहले C का 2 देख लेते हैं। C का 2 यहाँ पे ही है। और शिल्प समागम कहाँ, नई दिल्ली में मनाया गया है। इगास बबाल महोत्सव कहाँ किया गया है, तो इगाल बबास महोत्सव किया गया है उत्तराखंड में। और अमूर बाज है मणिपुर में। अमूर बाज अब कहाँ है, तो आपका मणिपुर में है। आपका आंसर आ गया डी आ गया। और शिल्प समागम कहाँ है, नई दिल्ली। ईगल बवास कहाँ है, तो उत्तराखंड में। महाबोधि मध्य प्रदेश में। और अमूर बाज कहाँ है, मणिपुर में। बाकी कुछ कुछ और याद रखना है, तो वो याद रखिए कि जौलजीबी कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, बोईता बंदना उड़ीसा में है। बाली यात्रा उड़ीसा में है। और महाबोधि मध्य प्रदेश में। देखिए मेगोंग कहाँ है, मेघालय में है। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में मनाया गया है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव। और तामू लोहात्सर कहाँ है, नेपाल में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पद का नाम, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार ही है। चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ अनिल चौहान है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, हीरालाल सामरिया है। और यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, अजय कुमार है। तो ए का 1 हो गया। ठीक है, बी का 3 है, सी का 2 है, सी का 2 हो गया, और डी का 4 हो गया।
आपका ये आ गया। आगे देखते हैं। कहता है कि घटनाओं का कालानुक्रम सजाइए। लाल लाल रविवार की घटना कब हुआ था? तो ये लाल रविवार की जो घटना है ये 1905 में हुआ था। कब हुआ था? ये 1905 में हुआ था। नेपोलियन का फ्रांस का राजा कब बनाया गया था? तो ये नेपोलियन फ्रांस का राजा बना 1804 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1804 में। महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र कब किया गया था? महिला और नागरिक का जो घोषणा पत्र ये 1791 में किया गया था। और फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था? दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन जो हुआ था वो आपका हुआ था 1905। ये आपका हुआ था। तो जितना समझे 1791 हो गया, 1804 हो जाएगा, मतलब 3 के बाद 2 के बाद 1, 3 के बाद 2 के बाद 1, 3 2 के बाद 1 हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर क्या आ जा रहा है? 3 के बाद 2 के बाद 4 है ये आपका 3 के बाद 2, ये 1700 कब है? ये आपका 1848 का है ये। तो ये आपका हो जाएगा, तो 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, सी आंसर आ जाएगा। नात्सी यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो ये 1922 में लगा किया गया था। नात्सी यूथ लीग का गठन कब किया गया था? ये 1922 में किया गया था। और इसका नाम कहता है कि 1922 में, फिर 1926 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? 1926 में इसका नाम बदल के हिटलर यूथ कर दिया गया। हिटलर यूथ कर दिया गया था इसी का। 1926 में इसका वो कर गया था। निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कहता है कि डेटॉल क्या करता है? तो कहता है प्रतिरोधी है। डेटॉल प्रतिरोधी है, बात सही है। टेट्रासाइक्लिन क्या है? प्रतिजैविक है, ये भी बात सही है। नेबुलोजीन क्या है? प्रतिज्वरवादी नहीं है। ये कहता है कि नेबुलोजीन प्रतिज्वरवादी है। मॉर्फिन क्या है? निषेचक नहीं है। तो ये सही है। 11 का डी गलत है। ये मॉर्फिन क्या है? तो मॉर्फिन एक पीड़ाहारी दवा है। ये क्या है? पीड़ाहारी दवा है। पीड़ाहारी दवा है मॉर्फिन। पीड़ाहारी दवा है, ठीक है। तो ये क्या है? डेटॉल क्या हो गया? या डेटॉल या टिंचर आयोडीन होता है वो प्रतिरोधी होता है। डेटॉल का या टिंचर आयोडीन है वो भी प्रतिरोधी होता है। टेट्रासाइक्लिन की अगर बात कर ले, या एरिथ्रोमाइसिन होता है, यह प्रतिजैविक होता है, दूसरे सूक्ष्मजीवी को नष्ट कर जाता है। प्रतिजैविक क्या होता है? दूसरे सूक्ष्मजीवी को नष्ट कर देता है। नेबुलोजिन जो है या एनजिलीन है, ये प्रतिज्वरवादी होता है, शरीर के दर्द एवं बुखार को कम करता है। नेबुलोजिन होता है, शरीर के दर्द या बुखार को कम करता है, वो नेबुलोजिन होता है। और मॉर्फिन क्या है? पीड़ाहारी दवा है। 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। 12 का आपका बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट इंग्लिश। भूगोल सीखना कठिन है। ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न हो जाएगा, बी हो जाएगा। 13 का आपका क्या हो जाएगा? बी। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कहता है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, सही है। 30 जनवरी को कुष्ठ निवारक रोग है, ये भी बात सही है। 4 फरवरी को जन औषधि। जन औषधि 4 फरवरी को नहीं है। जो जन औषधि है वो 7 मार्च को है। कब है? 7 मार्च को जन औषधि है। 7 मार्च को जन औषधि है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस है, ये आपका बात सही है। क्या है? ये है, ये आपका सही है। सूची को सूची 2 से मिलाइए। सर्वानुमति की राजनीति, जाति आधारित राजनीति, पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय, ये साहबानो बाद में था। पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय था, सी का 1 यहाँ पे है, ठीक है। कहता है क्षेत्रीय पार्टियों और नीतियों की बढ़ती ताकत। तो कहता है क्षेत्रीय पार्टी और नीतियों की बढ़ती ताकत एक गठबंधन की राजनीति है, डी का 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है जाति आधारित है, वो कहता है अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार होगा। जाति आधारित में होगा अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। और सर्वानुमति की राजनीति मतलब आर्थिक सहमति। आर्थिक सहमति, सर्वानुमति की राजनीति में आर्थिक सहमति हो जाएगा, ठीक है। संसदीय कार्यवाही में स्थगन प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? तो स्थगन प्रस्ताव होता है किसी तत्कालिक सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करना। किसी तत्कालिक सार्वजनिक मामले के महत्व पर कहता है चर्चा करना, मतलब स्थगन प्रस्ताव हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका है, इसमें और ज़्यादा कुछ ऐसा डिटेल नहीं है। स्थान और ऊर्जा के प्रकार क्या है? तो ये समझिए, जैसे कि रावत भाटा जो है, रावत भाटा है, वो कहता है कि रावत भाटा क्या है? ताता पानी भूतापीय है। कहता है ताता पानी क्या है? भूतापीय हो जाएगा आपका, ठीक है। रावत भाटा परमाणु है। पावागढ़ जो है, वो पावागढ़ है, वो क्या है? सौर है। पावागढ़ क्या है? सौर है। मुअप्पल क्या है? पवन है। तो कहता है ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा ये समझिए कि क्या क्या है। तो कहता है कि ताता पानी छत्तीसगढ़ में। ताता पानी कहाँ है? तो आपको याद रखना होगा, ताता पानी कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? ताता पानी छत्तीसगढ़ में है। और ये क्या है? भूतापीय है। ताता पानी छत्तीसगढ़ में भूतापीय है,
ठीक है। और रावत भाटा कहाँ है? रावत भाटा राजस्थान में है। रावत भाटा कहाँ है? ये राजस्थान में है। और ये कहता है कि देश का 25वां नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। तो रावत भाटा जो परमाणु है, ये 25वां नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, जो कि कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया है। तो रावत भाटा किसकी सहायता से किया गया है? कनाडा की सहायता से किया गया है। कहाँ है? रावत भाटा राजस्थान में है, 25वां परमाणु वाला है। पावागढ़ क्या है? तो पावागढ़ क्या है? सौर ऊर्जा है। ये कर्नाटक में है। पावागढ़ कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में है पावागढ़ है। और ये कहता है पावागढ़ के बारे में कि ये कहता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है। तो पावागढ़ क्या सौर पार्क है? पावागढ़ सौर पार्क है, कर्नाटक में है, और विश्व का सेकंड नंबर है। कहता है कि वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है पावागढ़ जो है, कि ये सौर पार्क है। और इसको शक्ति स्थल नामक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इसका नाम है शक्ति स्थल है। पावागढ़ क्या है? सौर पार्क है। अगर हम पहला की बात कर ले तो कहता है राजस्थान के जोधपुर में भड़ला सौर पार्क है। जो भड़ला सौर पार्क है, जो ये सौर पार्क है, वो कहाँ है? कि राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। ये कहता है कि विश्व का क्या है? सबसे बड़ा सौर पावर प्लांट है। ठीक है। हम्म। फिर मुअप्पल की बात कर लेना है। तो मुअप्पल एक बज गया ना। मुअप्पल या मुपंदल जो है, ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। ये देश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा इकाई है। तो मुअप्पल कहाँ है? तमिलनाडु में है। और ये सबसे बड़ी कहता है कि कहता है कि पवन ऊर्जा इकाई है। देश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा इकाई मुअप्पल है। तो यहाँ पे ये देखिए तातापानी छत्तीसगढ़ में है, और ये भूतापीय है। फिर रावत भाटा कहाँ है? परमाणु है, 25वें नंबर का है। किसवें नंबर का है? 25वें नंबर का है, राजस्थान में। पावागढ़ जो है वो कहाँ है? पावागढ़ कर्नाटक में है। विश्व का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा सौर पार्क है। पहला नंबर पर भड़ला राजस्थान में है। मुअप्पल क्या है? तमिलनाडु में है। और ये क्या है? ये मुअप्पल तमिलनाडु में है, और ये क्या है? पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा है। आगे देखते हैं। निम्न से कौन सा कथन सही है? कहता ठोस में अणुओं के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। ठोस में अणुओं के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, गलत बात है। द्रव का निश्चित आयतन होता है, लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है। आयतन तो होता है, लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक बात है। गैस का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही आकार होता है। ये बात सही है। तो मतलब बी और सी आपका सही हो जाएगा। चौरी चौरा कांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। बात सही है। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। दोनों का दोनों बात सही है। तो आपका ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हम्म। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुदेववाद में विश्वास करते थे। हाँ, बात सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मंदिर बनाना आरंभ कर दिए थे। नहीं, मंदिर नहीं बना रहे थे। ये बात सही है। सिंधु घाटी के लोग अंधविश्वासी थे। हाँ, थे। उपयोग में एक से अधिक। तो ये क्या आपका आंसर हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। सिंधु घाटी का जो सभ्यता है, ये जादू टोने में विश्वास करते थे, बलि प्रथा में विश्वास करते थे, और पुरुष और महिला देवताओं को पूजा करते थे। बहुदेववाद की मतलब पूजा करते थे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी की किसकी दिशा इंगित करती है? तर्जनी की बात कर रहा है। तो जो राइट हैंड जो रूल होता है, ऐसे अगर मान लीजिए कि इस तरीके से, ये आपका मान लिया थंब है, ठीक है, ये आपका तर्जनी हो गया, और ये बाकी दूसरा हो गया। इस तरीके से अगर जो होता है, तो कहता है कि तर्जनी जो होता है, ऊपर वाला जो क्या आता है कि ऊपर वाला क्या करता है, जो अंगूठा होता है वो फोर्स दिखाता है। अंगूठा क्या दिखाता है? अंगूठा दिखाता है। अगर अंगूठा की बात कर लिए तो ये कहता है बल। तर्जनी जो होता है वो क्या दिखाता है? कि चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है तर्जनी। और एक और जो बच गया, मध्यमा जो होता है, मध्यमा, ये क्या? विद्युत धारा दिखाता है। मध्यमा में कहता है विद्युत धारा है। ये है राइट हैंड रूल, मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में होता है, ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा? तर्जनी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल का हो गया। ये तीनों को दिखाता है। चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा बाएं हाथ के नियम से दिखाया जाता है। तथा जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें चालक पर, चुंबकीय क्षेत्र जो है उसमें चालक पर लगने वाला जो फोर्स है, चालक पर, चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाला जो फोर्स है, वो लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से दिखाया जाता है। और फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम पर विद्युत मोटर कार्य करता है। तो लेफ्ट हैंड पे ही क्या काम करता है कि विद्युत मोटर जो है, मोटर है वो इसी के नियम पे काम करता है। मोटर काम करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे। मोटर बाएं हाथ से चलता है। और फिर जनरेटर जो होता है वो राइट हैंड पे काम करता है। जनरेटर किस पे काम करता है? तो राइट हैंड पे काम करता है। हम्म। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। फिर है, पटना युवक संघ की स्थापना कब किया गया था? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 में हुआ था। सी का 2 देखना है हमको, ठीक है। सी का 2 मिल गया। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था, 1906 में हुआ था। फिर कहता है कि पटना युवक संघ हो गया, वो कब हुआ था? तो 1900, पटना युवक संघ की जो अगर हम बात कर लेते हैं तो वो 1927 में हुआ था। पटना युवक संघ कब हुआ था? 1927 में हुआ था।
ठीक है। और बिहार यूथ लीग की स्थापना कभी थी? ये बिहार यूथ लीग हुआ था वो 1928 में हुआ था। बिहार यूथ लीग कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और पाटलिपुत्र युवक संघ 1929 में। पाटलिपुत्र युवक संघ 1929 में। तो पटना युवक संघ 1928 1927 में। युवक संघ 27 में। और पाटलिपुत्र 1929 में। और बिहार यूथ लीग 1928 में। बिहार यूथ लीग 1928 में हो जाएगा। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 हो जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा। तो युवक पटना युवा केंद्र 1927 में मनिंद्र नारायण नाथ ने। पटना युवक संघ कहता है 1927 में बनाया गया था और मनिंद्र नारायण राय ने किया था। फिर बिहार यूथ लीग 1928 में हुआ है और ये कहा था मोतिहारी में प्रोफेसर ज्ञान साहा ने। तो पटना युवक संघ 1927 में मनिंद्र नारायण राय ने किया था। बिहार यूथ लीग 1928 में मोतिहारी में प्रोफेसर ज्ञान साहा ने किया था। पाटलिपुत्र युवक संघ 1929 में हो गया था। पाटलिपुत्र युवक संघ 1929 में हो गया। ठीक है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो हुआ था 1929 में ही पटना में हुआ था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1929 में पटना में किया गया था। ठीक है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 में हुआ था और इससे संबंधित व्यक्ति श्री कृष्ण सिंह थे और तेजेश्वर प्रसाद थे। तो स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कब? 1906 पटना में। और श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद भी थे। ठीक है। और 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। तो ये स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 1921 वाला जो कहाँ हुआ था, ये हजारीबाग में हुआ था। और इसकी सरलता देवी हजारीबाग में हुआ था और इसकी जो सरलता देवी ने इसकी अध्यक्षता की थी। हम्म पानी की टंकी इतना इतना और इतना मीटर लंबी चौड़ी गहरी है तो कितना मीटर पानी भरा जा सकता है? तो एल बी एच कीजिए, एल इंटू बी इंटू एच कीजिए। तो 5 × 3 × 1 मतलब 15 मीटर क्यूब हो जा रहा है। कितना हो जाएगा? 15 मीटर क्यूब हो जाएगा। और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर? 1000 लीटर। तो 15 में कितना हो जाएगा? 15,000 लीटर आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15,000 लीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद को मिलाना है भैया, मिलाइए। 143 कहता है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति 120 में है। फिर कहता है कि और देख लेते हैं 243 है, पंचायत के लिए निर्वाचन होता है। तो कहता है कि क्या हो गया? 1 का ए हो गया और सी का 4 हो गया। सी का 4 यहाँ पे आ गया। फिर अनुच्छेद 222 में कहता है न्यायाधीशों का स्थानांतरण है। बी का 3 हो जाएगा। और 358 में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन हो गया। तो आपका ये हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपका? बी दे देगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है? तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान ये 24 जनवरी 2024 को किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 2024 को किया गया है। भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ लगाई गई है? डिजिटल जनसंख्या घड़ी मतलब यहाँ पे एक घड़ी लगाया गया है और जैसे ही बच्चा का जन्म होता है तो इसमें नंबर बढ़ते जाता है, लगातार बढ़ते जाता है। मतलब जन्म हुआ, उसका पंजीकरण कराया जाता है। तो जैसे ही पंजीकरण ऑनलाइन होता है उसमें क्या होता है कि इसमें जनसंख्या बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये कहाँ लगाया गया? ये आपका बेंगलुरु में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? बेंगलुरु में लगाया गया है। रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग में दर्शाया गया कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। ठीक है। नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और घन आवेशित केंद्रित रहता है। तो ये तो दिखाया गया था, रदरफोर्ड में दिखाया गया था। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है। तो ये भी बात दिखाया गया था। तो ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है? चारों ऑप्शन दे रहा है ऐसा नहीं। तो मेन तो जो 2 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट था। 2 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट था। कहीं पे दिया है क्या? 27 का 2 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ। तो जो ये तो बाकी तो सब में तो हुआ था लेकिन ये 2 4 जो है वो रदरफोर्ड के अल्फा अल्फा परिकीर्णन के कारण ही हुआ था। दी गई अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? तो Zn SO4 CuSO4। तो ये ZnSO4 बन जाएगा और Cu बच जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि ये आपका एक देखिए से देखा जाए तो ये आपका जो विस्थापन हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। विस्थापन अभिक्रिया जिसको अगर इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहता है। ये क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट इसको कहता है। डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया किया गया। मतलब देखें कि ये CuSO4 को निकाल दिया गया और अपनी जगह बैठ गया, डिस्प्लेस करके बैठ गया। तो इसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। एक संयोजन होता है। संयोजन मतलब जो होता है कि संयोजन मतलब होता है कि डिकम्पोजिशन होता है। संयोजन मतलब होता है कम्बिनेशन होता है। कम्बिनेशन करना होता है। जैसे कि संयोजन में जैसे कि अगर ए प्लस बी बराबर क्या बनता है? ए बी बन जाता है। जैसे ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए बी बन जाता है। उसको संयोजन कहा जाता है। ठीक है। जैसे इसमें क्या होगा? C+O2 बराबर CO2 बनता है ना। तो ये आपका संयोजन वाला बात हो गया। ठीक है। अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन होता है। तो ये अपघटन में क्या होता है? डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है? अपघटन मतलब डिकम्पोजिशन की बात हो रहा है। इसमें क्या होता है? जैसे CaCO3 के ले लेते हैं। क्या लेते हैं?
CO3 है तो ये कैसे टूट के बनता है, तो टूट जाता है, CaO बन जाता है और प्लस CO2 बन जाता है। ये डिकम्पोजिशन हो गया। बी क्यू का भाई है, क्यू एल का पुत्र है, एल जे का भाई है, जेड एन का पुत्र है, बी एन किस प्रकार संबंधित है। ये तो ब्लड रिलेशन है भैया, तो ब्लड रिलेशन बनाते हैं इसमें। क्या क्या बोल दिया है, कलर बदल देते हैं। कह रहा है कि बी क्यू का भाई है, जो बी है आपका क्यू का भाई है, तो क्यू का भाई है तो बी पॉजिटिव हो जाएगा। भाई मेल को पॉजिटिव से लिखिए और क्यू फीमेल को निगेटिव से लिखना होता है। क्यू के बारे में नहीं पता तो अभी हम रहने देते हैं। क्यू जो है वो एल का पुत्र है, तो क्यू जो है वो एल का पुत्र है, पुत्र है मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। एल जो है जे का भाई है, एल जो है वो किसका भाई है, जे का भाई है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। भाई बहन को ऐसे दिखाते हैं। कहता है जे एन का पुत्र है, जो जे है वो किसका पुत्र है, एन का पुत्र है, जे है वो एन का पुत्र है, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो बी जो है एन से किस प्रकार संबंधित है, मतलब दो पीढ़ी की बात हो जा रहा है ना, तो दादा या पोता हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, पौत्र हो जाएगा। रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो रामागुंडम कहाँ है, तेलंगाना में है। रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना कहाँ है आपका, तो रामागुंडम कहाँ है आपका, तेलंगाना में है। ठीक है। और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है ये, रामागुंडम दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार कीजिए। दीन ए इलाही की शुरुआत, अकबर द्वारा दहसाला प्रणाली, कैप्टन हॉकिंस का भारत आगमन, अब मजहरनामा की घोषणा। अब इसको सही कालानुक्रम से समझिए। दीन ए इलाही की स्थापना कब किया गया था, पहले तो ये समझिए। दीन ए इलाही की स्थापना, दीन ए इलाही शुरुआत किया था 1582 ईस्वी में। कब किया गया था, 1582 में। अकबर द्वारा दहसाला प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी, दहसाला प्रणाली 1580 में शुरू किया था। कब किया था, 1580 में। कैप्टन हॉकिंस भारत में कब आया था, तो कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत आया था। और मजहरनामा की घोषणा कब की गई थी, तो हम मजहरनामा की अगर घोषणा की तो 1569 में किया गया था। तो ये तीन चीजें समझ लो। 1569 में क्या किया, मजहरनामा की घोषणा किया। ये 1580 में क्या किया कि दहसाला प्रणाली लाया। पहले मजहरनामा, फिर दहसाला प्रणाली, और उसके बाद 1582 में दीन ए इलाही की शुरुआत किया। ठीक है। फिर कैप्टन हॉकिंस तो सबसे लास्ट में था, तीन तो सबसे लास्ट में होगा। ठीक है। तो 1569, चार सबसे पहले होगा, मतलब सी आंसर आ जाएगा। 4 2 1 3, चार के बाद दो, फिर उसके बाद एक, और उसके बाद तीन हो जाएगा। तो मजहरनामा की बात हो गया, याद रखिएगा। दीन इलाही 1582 में। पहले तो कब से याद रखिए कि मजहरनामा की घोषणा 1579 में, 80 में दहसाला, और दीन इलाही की शुरुआत 1582 में किया गया। जीवधारियों के जीवन की भौतिक आधार के रूप में किसे जाना जाता है, जीवधारियों के भौतिक आधार के तो जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं, वो जीव द्रव्य के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है। अगर कोशिका की बात करें तो इसकी खोज कब हुआ, तो कोशिका की खोज 1665 में किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके किया गया था, हुक के द्वारा 1665 में किया गया। फिर अगर इसके कहता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन है, कोशिका मतलब सेल की बात हो रहा है, तो सेल थ्योरी किसने दिया, तो स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था इसकी सेल थ्योरी। और कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हो जाती है। बात कर लेते हैं केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया 1831 में। कब किया, 1831 में किसने किया, ब्राउन नामक व्यक्ति ने केंद्र की खोज की। ठीक है। डीएनए की बात कर लेते हैं, तो डीएनए कहता है कि इसमें डबल हेलिक्स मॉडल की खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज किसने किया, वाटसन एंड क्रिक ने किया था। सूची एक को सूची दो से मिलाइए। विटामिन B12, B2 से क्या होता है, तो त्वचा, जीभ आदि का फटना होता है, B2 की कमी से होता है। ठीक है। और विटामिन ई जो होता है प्रजनन में विफलता लाता है, तो बी का 4 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। और ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 दोनों में दे दिया। ठीक है। विटामिन के क्या होता है, तो रुधिर स्राव को होता है। और विटामिन डी होता है कि स्थिर अस्थिर मृदुता हो जाता है, मतलब कि जो हड्डी क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, हड्डी क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, उसी को ये कहा जाता है। तो सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, और डी का 2 हो जाएगा। तो आपका 33 का ये हो जा रहा है। ये निकालने की मान ज्ञात कीजिए भाई, तो 20 का स्क्वायर करता 400, और माइनस 16 का 256 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 144 बचेगा, मतलब 12 आंसर आ जाएगा। तो एकदम सिंपल था भैया। अमन, अशोक और आलोक के बीच में 315 कंचे को 7:3 के अनुपात में क्रमशः वितरित किए जाते हैं। कहता है कि चलिए ठीक है, कहता है कि यहाँ पे अमन है, ठीक है, यहाँ पे अशोक है, और कौन है, आलोक है। तो कह रहा है कि इसके बीच में कैसे होता है, 7, 3 और 5 के अनुपात में वितरित किया गया है। अशोक की तुलना में अमन को कितने कंचे अधिक है, तो अशोक की तुलना में अमन, ये दो की बात कर रहा है ना, तो अशोक को कितना मिला है, तो 3 तीनों को जोड़ दीजिए, 7×10=15 इंटू 315 कर देते हैं, तो कितना, 5×2 15×2 30, और 1 21, 21 या 63 मिला है किसको, अमन को मिला है 63। ठीक है।
अमन, सॉरी अशोक लिखे ना यहाँ पे, अशोक को मिला है 63। ठीक है, अब अमन की बात करते हैं, 7/15 इंटू ये समझिए कि 315 हो जाएगा। ये 21 बार में 21 7 और 147 हो गया। तो इसको कितना मिला, 147 मिला है। तो कितना ज़्यादा है, तो 147 में से 63 माइनस कर देंगे, 4 और 84, कितना आंसर आ जाएगा, 84 हो जाएगा। मैथ को दम फास्ट बनाने का प्रैक्टिस करना होगा आपको। हम्म अमेरिका का वॉशिंगटन शहर किस नदी के किनारे है? तो अमेरिका का जो वॉशिंगटन शहर है, वॉशिंगटन है, वो पोटोमैक्स नदी के किनारे, किसके नदी के है, पोटोमैक नदी के किनारे है। ये हो गया। बाकी अगर हम लंदन जो है, लंदन टेम्स नदी के किनारे है। लंदन किसके है, टेम्स नदी के किनारे है। और डेन्यूब नदी के किनारे कौन है, बियना। डेन्यूब, डेन्यूब का है बियना, बियना है, डेन्यूब नदी के किनारे है। ठीक है, हडसन नदी के किनारे कौन है, तो कहता है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में कहता है कि हडसन नदी के किनारे कौन है, न्यूयॉर्क है हडसन नदी के किनारे में। स्वान नदी के किनारे कौन है, पर्थ। पर्थ है स्वान नदी के किनारे। स्वान नदी के किनारे है, पोटोमैक वॉशिंगटन शहर हो गया। तो अब याद रखिए, लंदन है, लंदन टेम्स नदी के किनारे। वियना टेन्यूब नदी के किनारे। रोम है टाइबर नदी के किनारे, रोम टाइबर नदी के किनारे। पर्थ है स्वान, स्वान पर्थ है, पर्थ है स्वान नदी के किनारे, पर्थ स्वान नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। लाहौर रावी नदी के है। काहिरा नील नदी के किनारे है। टोक्यो कहता है, टोक्यो है सुमीदा या अराकावा नदी के किनारे है। कीव नीपर नदी के है। पेरिस सी नदी के किनारे है। पेरिस को याद रखिएगा, काहे कि अभी पेरिस समझौता वगैरह हुआ, तो ये किस नदी के किनारे है, तो पेरिस है सीन नदी के किनारे है। ठीक है, मॉस्को मॉस्कोवा नदी की, यांगून इरावदी नदी के किनारे है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कहता है औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान कहाँ है, तो ये आपका कहाँ है, लखनऊ में है। औद्योगिक कहाँ है, ये आपका लखनऊ में है। बाकी नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरी बेंगलुरु में है। वस्त्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वस्त्र अनुसंधान अहमदाबाद में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ है, धनबाद में है। उच्च ऊंचाई अनुसंधान गुलमर्ग में है। चावल अनुसंधान कहाँ है, कटक में है। और कपास अनुसंधान कहाँ है, तो नागपुर में है। कपास वाला कहाँ है, नागपुर में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा व्यवस्था व्यापक रूप से प्रचलित था। मुद्रा व्यवस्था व्यापक रूप से नहीं था, और लिपि का ज्ञान था उन लोगों को। तो ये दोनों गलत हमको लग रहा है। गलत कथन के विचार करने, ओके एक मिनट। गलत कथन पूछ रहा है, कंफ्यूज हो गया, क्या पूछ रहा है, गलत कथन पूछ रहा है। तो गलत कौन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। नहीं, लिपि का ज्ञान था, गलत बात है, तो ये तो गलत होगा ही। लिपि का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता को ज्ञान था, और मुद्रा का व्यापक रूप से प्रचलित नहीं थी, ये प्रचलित नहीं थी, तो ये भी गलत है। दोनों का दोनों गलत है, गलत कथन दोनों में आ गया। किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ये तमिलनाडु में बनाया गया है। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कोट्टम केरल में है। कोट्टम केरल में है रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, रबड़ बोर्ड का जो मुख्यालय है कोट्टम केरल में है। कोट्टम कहाँ, ये केरल में आपका पड़ता है। हम्म बाकी कॉफी बोर्ड कहाँ है, कॉफी बोर्ड आपका बेंगलुरु में है। चाय बोर्ड कहाँ है, कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड कहाँ है, गुंटूर में तंबाकू बोर्ड है। ठीक है, मसाला है कोच्चि केरल में है। और मांस बोर्ड, मांस वॉल्ट्री है दिल्ली में। कहता अंगूर प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है, तो पुणे में है। जूट बोर्ड कहाँ है, कोलकाता में है। और मत्स्य विकास कहाँ है, तो हैदराबाद में है। मत्स्य विकास कहाँ है आपका, हैदराबाद में है। कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आवत है। कहावत में कौन सा प्रत्यय है, आवत है। सफलता न मिलने पर दुखी हो जाना को क्या कहते हैं, तो क्षोभ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्षोभ कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर कहाँ एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया? बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कहाँ एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया था, तो ये कहाँ किए थे, ये आपका जमुई में किए थे। कब कहाँ किया गया था, तो ये जमुई में ये बात किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टाइम्स मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। 2025 नहीं बल्कि 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, ये गलत हो गया। डी को सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं। ठीक है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश बन गया है। तो अभी अगर इसकी बात कर ले, तो 2024 में ये तीसरे नंबर पे था। 2025 में ये हमको लगता है कि दूसरा नंबर है। ये थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर बाई ऑप्शन देखा जाए तो ये एक तरीके से ये सही होना चाहिए, 2 और 3 सही होना चाहिए। तो गलत क्या होगा, केवल एक होना चाहिए, केवल एक। लेकिन क्या अगर ये 2024 में की, अगर क्वेश्चन 2024 के हिसाब से है, तो ये सेकंड नंबर पे था। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, समझिए। 2024 में थर्ड नंबर पे था ये।
2024 में कितने नंबर पर था? थर्ड नंबर था। ठीक है, 2025 की बात कर ले तो निर्यातक में कितने नंबर पर है? स्मार्टफोन निर्यातक देश में कितने हैं? तीसरे नंबर पे था। दूसरा नहीं बल्कि थर्ड की बात कर रहा है। तो ये ऐसे मान के कर किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरंग के बारे में सही है? तरंग एक विक्षोभ है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना द्रव्य के प्रवाह के प्रवाहित होता है। हाँ, तरंग के लिए बिना द्रव्य के प्रवाह से वो गति कर सकता है। तो ये बात आपका 45 का एक सही है। तरंग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, ये गलत बात है। ये गलत है। जल में उत्पन्न तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। नहीं, जल वाला विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती है। ये गलत है। यदि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। कराइए एक बार उत्तल लेंस, उत्तल बनाइए। उत्तल मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स की बात हो रहा है। तो ये कॉन्वेक्स हम लेंस बना दिए। फिर कहता है कि इसकी फोकस दूरी कितना है? तो 30 सेंटीमीटर है। फोकस कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर हो गया। और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो मतलब यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऐसा रखा गया। अब एक इमेजिन डायग्राम बनाए, कैसे बनेगा? अगर ये ऐसे जा रहा है सीधा, तो ये फोकस से नीचे की ओर ऐसे होकर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको बढ़ाइए, डॉट 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 इधर जाएगा। ठीक है, फिर और एक, अगर ये यहाँ से ये अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाता है तो ये भी क्या हो जाएगा कि ये सीधे ऐसे भागेगा। तो ये भी डॉट 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 कीजिए। तो ये क्या देखा है? ये तो समझ में आ रहा है कि इमेज पीछे बनने वाला, मतलब कि इमेज अगर पीछे बनने वाला है तो इसकी जो वो है वो निगेटिव आने वाला है। ठीक है, पीछे बनने वाला है, मतलब लेंस के अंदर बनेगा तो पॉजिटिव होगा। सही। अब इसका जो फॉर्मूला होता है हम लोग को पता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये फॉर्मूला होता है। तो हमको v निकालना है, कहाँ पे इमेज बनने वाला, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u करना होगा। तो 1/f की वैल्यू कितना दे रखा है? 30। और माइनस 1/v की वैल्यू कितना दे रखा है? तो v की वैल्यू हमारे पास -20 दे रखा है ना। ये इमेज कहाँ है? इमेज कहाँ रखा गया है? उत्तल लेंस की है, तो उत्तल लेंस के इधर रखा गया था, तो पहले से ही माइनस में रखा गया है। तो ये क्या हो जाएगा? -20 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 30 20 50 600 हो जाएगा। 3 दूनी 600 मान लेते हैं। तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और प्लस कितना हो जाएगा? 30 मान लेते हैं। तो 30 20 50, 50 अपन 600 हो जाएगा, मतलब 12 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है आंसर? 12 हो जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर प्लस में हो जाएगा आंसर। 46 का हो जाएगा आपका 12। सही है। कहता है युगांतर पार्टी के नेतृत्व किसके ने किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व करने वाले का नाम क्या था? जतींद्र नाथ मुखर्जी था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व करने वाले कौन थे? जतींद्र नाथ मुखर्जी थे। ठीक है, इनको बाघा जतीन नाम से भी जाना जाता था। कौन? बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन 1823 ईस्वी के लाइसेंसिंग नियम के कारण बंद करना पड़ा था? तो 1823 में मिरातुल अखबार जो है, ये लाला लाजपत राय का जो था, किसका था? लाला लाजपत लाजपत राय का जो ये अखबार था, ये 1823 ईस्वी में लाइसेंसिंग नियम के कारण इसको क्या करना पड़ा था? बंद करना पड़ा था। तो क्या होता? लाला लाजपत राय के कारण इनको, ओहो सॉरी, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ये उनका उनका था, इसको बंद करना पड़ा था। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो धन विधेयक का निर्णय ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। निम्नलिखित में इस पर विचार कीजिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, इसको एनएसजी कहते हैं, और प्रादेशिक सेना, केंद्रीय औद्योगिक सीआईएसएफ, सीआईएसएफ है। तो सीआईएसएफ कब बनाया गया था? तो 1969 में बनाया गया था। एनएसजी का 1984 में बनाया गया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस 1929 में बनाया गया था। तो इसी को कालानुक्रम सजाना है। तो एक के बाद आएगा आपका चार, चार के बाद आएगा आपका दो आएगा। एक चार दो कहाँ है? एक चार दो यहाँ पे है, एक चार दो है। और प्रादेशिक सेना जो है ये 1949 के बीच का है कहीं पे। प्रादेशिक सेना जो है आपका, प्रादेशिक सेना जो था आपका, प्रादेशिक सेना जो था ना हम लोग का, ये आपको बनाया गया था, एक मिनट, 1949, हाँ सही बता रहे थे, 1949 में बनाया गया था। तो एक के बाद क्या हो रहा है? एक है कहाँ? एक आपका 1929 के बाद, एक के बाद तीन हो जाएगा, और उसके बाद चार हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा दो हो जाएगा। तो एक चार, एक तीन चार दो हो जाएगा। धमनी में रुधिर का प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। बात तो सही है, धमनी में तेजी से होता है। धमनियों की भित्तियां पतली और प्रस्थित होती है। नहीं, पतली नहीं होती है, मोटी होती है। क्या होती है? ये मोटी होती है। तो एक सही है और आर गलत है, एक सही है और आर गलत है आपका। तो 51 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। घुटने और उंगलियों के अग्रभाग पर कौन सी संधि होती है? घुटना की बात कर रहा है और उंगली की अग्रभाग के
उंगलियों के अग्रभाग में जो होता है वो कौन सा होता है? तो ये होता है कब्जा संधि होता है। कहता है घुटना में क्या है, कब्जा जैसा है, कब्जा संधि होता है। कहाँ होता है? कब्जा संधि होता है। ऐसे संधि में एक हड्डी के सिर का उभार दूसरी हड्डी के गड्ढे में फिट हो जाता है। तो कहता है एक जो उभार होता है दूसरी हड्डी में फिट हो जाता है उसको कब्जा कहते हैं। और ये कहता है कि हड्डी दरवाजे की भांति एक दिशा में पूरी तरह से मुड़ सकती है, एक दिशा में पूरी तरीके से मुड़ सकती है। सैंडल संधि होता है वो अंगूठे के मेटाकार्पल और कार्पल के मध्य ऐसी ही संधि होती है। सैंडल कहाँ होता है? अंगूठे में हो जाता है। कहता है कि इधर उधर घुमाया जा सकता है, कहता है अन्य उंगलियों की अपेक्षा अधिक घुमाया जा सकता है। कंदुक खलिका जो है वो कहता है कि पेल्विक ग्रिडल में और फीमर के मध्य में से संधियां होती है। कंदुक खलिका जो होता है वो कहाँ होता है आपका? पेल्विक ग्रिडल में होता है। ठीक है। खूंटीदार जो की बात है तो कहता है ऐसी संधि में एक हड्डी धुरी की भांति स्थिर रहती है और दूसरी अपने गड्ढे द्वारा इसके ऊपर फिट होकर इधर उधर गोलाई में घुमाई जाती है। खूंटीदार संधियां इसको कहता है। जैसे आपका ये जो कंधा जिसको कह सकते हैं वो इधर उधर घुमाया जाता है। कंधा स्थिर रहता है और हाथ घूम सकता है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय है। एच डी कुमार स्वामी भारी उद्योग और इस्पात के हैं। प्रहलाद जोशी जो हैं वो है उपभोग मामले एवं खाद्य वितरण में है प्रहलाद जोशी। और किरण रिजिजू संसदीय कार्य के हैं। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। आपका ये आ जाएगा 53 का ए होने वाला है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? युग्म कौन नहीं? सुमेलित नहीं है। तो होता है कि पद है और त्याग पत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। उपराष्ट्रपति ठीक है। राज्यपाल जो देता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री को नहीं, राज्यपाल किसको देता है त्याग पत्र? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। तो यही गलत हो गया। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देते हैं। तो बाकी सब सही है। राज्यपाल वाला गलत है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में घर के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे? तो ये तो लोथल था। लोथल के दरवाजे आगे की ओर खुलते थे। लोथल के दरवाजे कहाँ? आगे की ओर खुलते थे। किस हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र खेल का मैदान मिला है? तो खेल का मैदान मिला है धौलावीरा से। और बाकी सब जो है वो कहता है कि दुर्ग था, दूगो दुर्ग था, इसमें त्रिदुर्ग था। इसमें धौलावीरा है, इसको कहता है कि इसमें कितने दुर्ग मिले हैं? तो 3 दुर्ग मिले हैं, 3 भागों में था। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ताकि पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। नहीं, ये मात्र सत्तात्मक था। कौन था? ये सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक था और संभवतः 4 भागों में विभाजित था। तो ये बात सही है। तो संतामन का कौन सा सत्य है? तो केवल 2 सत्य है। और अगर 4 भाग की बात कर ले तो ये कौन कौन भाग था? एक तो पुरोहित था, दूसरा व्यापारी था, तीसरा किसान था और चौथा क्या था? श्रमिक वर्ग था। ये 4 भाग में ये बटे हुए थे। कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं हो सकता? कौन सा है? तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया कब जाता है? आर्टिकल 356 की बात कर रहा है। ठीक है। इसमें कहता है कि जब 356 लगता है तो 358 स्वतः लग जाता है और इसमें आर्टिकल 19 क्या होता है? समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है आर्टिकल 19। लेकिन ये कहता है कि 356 20 और 21 को कुछ नहीं कर सकता। आर्टिकल 20-21 को कुछ नहीं कर सकता है। तो यही कह रहा है कि किसी भाग में निवास और बसने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 है तो ये तो खत्म हो जाएगा। कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, यही आर्टिकल 20 है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार इसमें कोई उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। नवंबर 24 में भारत ने किस देश के साथ लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? किस देश के साथ? तो ये सेशल्स के साथ किया गया है। लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सेशल्स के साथ। थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किसके बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? थार रेगिस्तान कहाँ है? तो ये आपका राजस्थान में है। तो राजस्थान में क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में ये बॉर्डर का काम करता है थार रेगिस्तान। फिनोफ्थिलीन एक कृत्रिम संकेतक है। इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय में विलयन में होते हैं। तो अम्लीय और क्षारीय में क्या होता है? तो कृत्रिम जो रेशक है इसमें कहता है कि ये फिनोफ्थिलीन की बात कर रहा है। तो अम्लीय में भी रंगहीन होता है और क्षारीय में गुलाबी हो जाता है। क्षारीय में क्या होता है? गुलाबी होता है। फिनोफ्थिलीन जो है जैसे लिटमस है। अब एक समझ देखिए, एक तो लिटमस हो गया, ये लिटमस हो गया। यहाँ पे क्या क्या है वो देखिए, यहाँ पे एसिड हो गया अम्लीय, यहाँ पे क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक है। और यहाँ पे समझिए कि ये उदासीन हो गया। उदासीन मतलब न्यूट्रल हो गया। और उसके बाद हम लेते हैं बेस ले लेते हैं। तो लिटमस पेपर होता है। एसिड में क्या होता है? एसिड में रेड होता है। नॉर्मल तो वायलेट होता है, बैंगनी होता है। नॉर्मल में बैंगनी होता है। और बेस में क्या होता है? तो ये बेस में ब्लू होता है। बेस में ब्लू या नीला हो जाता है। लिटमस की बात हो गया। फिनोफ्थिलीन की बात कर लेते हैं। ये फिनोफ्थिलीन की बात कर लेते हैं। तो वो क्या होता है कि एसिड में रंगहीन होता है। रंगहीन होता है मतलब कि
रंगहीन हो जाता है एसिड में। इसमें भी कहता है उदासीन में क्या होता है, तो उदासीन में भी रंगहीन ही हो जाता है। और अगर बेसिक की बात करें तो बेसिक में क्या होता है, ये गुलाबी हो जाता है। क्या बेसिक में कहता है, गुलाबी होता है। ये फिनोप्थिलीन की बात हो गया। फिर कहता है मिथाइल ऑरेंज की बात कर ले, मिथाइल ऑरेंज की बात कर ले तो ये कहता है कि ये भी लाल कर देता है, एसिड में लाल हो जाता है। उदासीन में ये नारंगी हो जाता है। और ये बेस में क्या होता है, ये पीला हो जाता है। बेस में क्या होता है, पीला हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के संदर्भ में सत्य कथन क्या होता है। सरल रेखीय गति कहता है कि वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी उसके विस्थापन से अधिक होती है, नहीं। इधर की दूरी उसके विस्थापन से कम होती है, ये भी नहीं होती है। बराबर होती है, अनुपात सदैव सदैव एक होता है। तो आपका क्या होगा, 62 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीन से भिन्न है। तो होता है कि गिलहरी, शाही और चूहा और नेवला। तो नेवला भिन्न है क्योंकि ये जो नेवला होता है वो कहता है कि सभी कृतंक जीव है। ये सभी क्या है, कृतंक जीव है। नेवला अलग है, ये सभी क्या है, कृतंक जीव है। और नेवला क्या है, सबसे अलग है। प्रत्येक शब्द में एक ही बार प्रयोग करके एसीआर को क्या बनाया जा सकता है। एसीआर को क्या बनाया जा सकता है, तो पता है वो केयर बन जाएगा, सी ए आर ई, केयर बन जाएगा। ठीक है, ये कहता है कि केयर के बाद एकड़ बन जाएगा, ए सी आर ई, एकड़ बन जाएगा। एकड़ जिसको पता केयर हो गया, एकड़ बन गया। और रेस भी बन जाएगा, आर ए सी ई बन जाएगा, तीन बन गया। कितना बन जाएगा, तीन शब्द बन जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। भारत का पूर्ण साक्षर राज्य केरल नहीं। अगर साक्षर की बात कर रहा है तो ये कौन है, तो ये पूर्ण साक्षर राज्य जो था वो केरल नहीं था, मिजोरम है। कौन है ये पूर्ण साक्षर राज्य, कौन है, मिजोरम है। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में बनाया गया है, सही है। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला देश जॉर्डन बन गया है, ये भी बात सही है। अब भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ है, केरल में, ये भी बात सही है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद की गठन कब किया गया था, तो 1972 में किया गया था। तो बिहार, अब देखिए कितने क्षेत्रीय परिषद है वो आप याद रखिए। तो अभी की बात कर दिएगा तो टोटल क्षेत्रीय परिषद कितनी है, तो कहता है टोटल 6 है। टोटल कितना है, तो टोटल क्षेत्रीय परिषद कितना है, टोटल 6 है। और बिहार जो की अगर बात कर लें तो बिहार किस में आता है, तो बिहार जो होता है वो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है बिहार, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय अगर हेडक्वार्टर पूछ लें तो कहाँ है, कोलकाता में है। तो बिहार से रिलेटेड तो याद रखना ही चाहिए आपको। ठीक है, बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति रणवीर पनगड़िया बने हैं, नहीं जी। ये कौन है, शिशिर सिन्हा बने। कौन से बने थे, शिशिर सिन्हा बने हैं, सिन्हा बने हैं। राष्ट्रीय गौरव सम्मान प्रीति सुमन को दिया गया है, बात सही है। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल नई दिल्ली में नहीं बल्कि बाल कैंसर अस्पताल पटना में खुला है। कौन था कथन सत्य है, तो केवल दू सही है। कौन सा कथन केवल दू है, तो बाल कैंसर कहाँ खुला है, पटना में खोला गया है। कौन जहांगीर से मुगल काल साम्राज्य में सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त किया था, तो ये कौन था, सर टॉमस रो। 1615 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1615 में आया था। और इसको 1615 में इसको वो मिल गया था, व्यापार का अधिकार मिल गया था। 1615 कहीं पे 1613 भी लिखा रहता है, चलिए ठीक है, जो भी हो 1615 और 1613 भी हो सकता है। नहीं भैया, 1615 ही है, 13 नहीं होगा। जलीय परितंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन असत्य है। यह केवल जल निकाय जैसे नदी, झील, महासागर आर्द्र भूमि में पाए जाते हैं। जलीय परितंत्र की बात कर रहा है, असत्य कथन है, तो ये बात तो सही है। इसमें उत्पादकों का बायोमास स्थलीय परितंत्र के उत्पादकों से कम होता है, ये भी बात सही है। सबसे अधिक उत्पादकता ज्वार नदमुखी से होती है, ये भी बात आपका सही है। कहता है कि जलीय परितंत्र में झीलों की सतही परत ठंडी होती है, नहीं, सतही परत कहता है गर्म होता है, यही बात आपका गलत है। 69 का क्या आपका डी हो जाएगा। तो कहता है कि क्या आता है कि ये सतही परत गर्म होता है। भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, सबसे लंबे की राजमार्ग की लंबाई कितना है, तो इसकी जो लंबाई है आपका कितना है, कहता है कि 3745 किलोमीटर है। और ये का है NH44 है, NH कितना है, 44 है, जो कि ये जो लंबाई है NH44 ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। कहाँ के है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, NH44 है। और वो 3745 किलोमीटर है। कितना है, 3745 किलोमीटर है। बिहार सरकार ने मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया, तो ये बेंगलुरु में किया गया था। कहाँ किया गया, बेंगलुरु में किया गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है, हाँ होता है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है, हाँ सही है, क्रेनियम में बंद रहता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है, मेरुरज्जु जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र, ये भी बात सही है। तो तीनों का तीनों सही है आपका।
निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। गज ए शंकर के नाम से बाबा फरीद प्रसिद्ध थे। गज ए शंकर के नाम से बाबा फरीद प्रसिद्ध थे, बात सही है। शेख सलीम चिश्ती को चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता था, नहीं। शेख सलीम चिश्ती को चिराग दिल्ली के नाम से नहीं जाना जाता था। ये इनको कहता है कि चिराग दिल्ली के नाम से चिश्ती से नसरुद्दीन महमूद प्रसिद्ध थे। कौन थे? अगर इसकी बात करें तो ये कौन? नसरुद्दीन महमूद प्रसिद्ध थे। कौन थे? नसरुद्दीन महमूद प्रसिद्ध थे। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अब्दुल्लाह ने किया है। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अब्दुल्लाह ने किया है। कादरी संप्रदाय की स्थापना अब्दुल कादरी जिलानी ने किया। ये भी बात सही है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, तो बात सही है। टाइगर रिजर्व बाघों की आबादी और उनके आवासों को संरक्षित करता है, ये भी बात सही है। 74 का आपका दोनों सही है, लेकिन ये व्याख्या और दोनों का सही व्याख्या भी है। वन गुणनफल होता है एफ इक्वल टू एम ए है, ये तो पता होना चाहिए हम लोग को। एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है, तो एम मास इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण हो जाएगा। घनात्मक कार्य संबंधित कथन क्या है? घनात्मक कार्य की बात कर रहा है, मतलब पॉजिटिव कार्य की बात कर रहा है। तो पॉजिटिव कार्य जो होता है वो बल और विस्थापन के मध्य 0 से अधिक कोण हो। तो 0 से लेकर 90 तक में है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव कार्य होगा। कहता है कि 0 से लेकर मध्य, कहता है कि 90 तक हो, 0 से अधिक और 90 से कम हो तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर मान जो कोण है, कहता है कि बल और विस्थापन कोण अगर 180 डिग्री अगर हो जाता है तो निगेटिव हो जाएगा। तो कहता है अगर निगेटिव की बात कर रहा है तो कहता है अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो निगेटिव कार्य हो जाएगा, ठीक है। और 0 वर्ग तब होता है जब दोनों क्या होता है? लंबवत दिशा में होता है। दोनों क्या होता है? 90 डिग्री अगर पूरे पूरे हो जाएगा, 90 डिग्री से कम होना चाहिए इसमें। और अगर पूरे पूरे 90 हो जाता है तो क्या हो जाएगा कि वो कहते हैं 0 काम हो जाएगा, 0 काम हो जाएगा। तो कथन कौन सही है? तो इसमें अगर कथन सही की बात करें तो केवल 3। अगर इसकी बात कर लेते हैं, हाँ ये भी तो बात सही है। बल और विस्थापन के मध्य कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो बल और विस्थापन के मध्य कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए और 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पलायन वेग क्या होता है? वह न्यूनतम वेग जो जिससे कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाए, इसी को पलायन वेग कहा जाता है। ए का 3 हो गया। कक्षीय वेग क्या होता है? कहता है वह वेग जिससे कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर सके, वो कक्षीय वेग होता है। तो बी का 4 हो गया, तो बी का 4 यहाँ पे आ गया। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना है? तो 11.2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में बनाए रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो आपका डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 17 बच्चों को सम्मानित किया। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्रावन कहाँ से होता है? मादा हार्मोन जो एस्ट्रोजन है उसका समान होता है, कहता है कि ये ग्राफियन पुट्टिका से मिलती है। कहाँ से होता है? ग्राफियन पुट्टिका से महिलाओं का वो स्रावन होता है। कहाँ से होता है? ग्राफियन पुट्टिका से होते हैं, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने बनाया था? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाए थे। शारदा सदन किसने की थी? तो शारदा सदन हुआ था, पंडित रमाबाई थी। देव समाज किसका था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री का देव था। और धर्म सभा किसका था? राजा राधाकांत देव का था। ए का 3 देखिए, ए का 3 यहाँ पे है। डी का 1 देख लेते हैं, डी का 1 दोनों में है। शारदा सदन पंडिता रमाबाई की है, शारदा सदन बी का 4 हो जाएगा, ठीक है। और धर्म सभा किसका है? तो राधाकांत देव का हो जाएगा, 80 का बी हो जाएगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाया गया था, ठीक है। और धर्म सभा की स्थापना 1830 में हुआ था। अगर धर्म सभा की बात करें तो ये 1830 में कितने? राधाकांत देव ने किया था। कहता राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी। देव समाज के बनाया गया था 1887 में। कब बनाया था? ये 1887 में बनाया गया था शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 की रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो प्रथम स्थान पेकिंग यूनिवर्सिटी को मिला है। और ये कहाँ का है? ये चीन का है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के संबंध में असत्य कथन पहचानिए। भारत के कुल औद्योगिक भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.1% भाग पर वन है। नहीं, वन 25% पे नहीं है। वन जो है वो 21 पॉइंट समथिंग पे है। वन जो है वो कितने पे है? तो ये आपका है कि 21.76% पे वन है। वन है 21.76% पे। और वृक्षावरण कितना है? तो वृक्षावरण की अगर बात कर ले तो वो है आपका ये है 3.41 है, 3.41 है।
और टोटल कितना है, टोटल की अगर बात कर लिया जाए तब है वो 25.17% है, तो ये आपका गलत हो गया। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला मध्य प्रदेश है, तो ये बात सही है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किसने किया है, वनावरण की बात कर रहा है, सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम किया है, बात सही है। सर्वाधिक मैंग्रोव वाला राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल है, ये भी बात आपका सही है। एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या होता है, एकाधिकार प्रतियोगिता में उत्पाद भिन्न भिन्न होता है, क्या होता है, उत्पाद जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके स्थान पर के लिए की थी, तो ये योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुआ था। और अगर नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, 2015 में हुआ था। नीति आयोग की अगर स्थापना की बात कर ले तो ये कब किया था, 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 को किया गया था नीति आयोग की स्थापना किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों को सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दिया गया था, तो मानव विकास को मान्यता दिया गया था, वो कहता है कि कौन में थे, तो मानव विकास जो किया गया था वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना था, और ये था। ठीक है। और इसी के समय में राष्ट्रीय महिला कोष की भी स्थापना किया गया था, राष्ट्रीय महिला कोष की भी स्थापना किया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का था 1997 से लेकर 2002 तक था ये 9वीं पंचवर्षीय योजना। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में कहता है कि न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास था, इसका क्या था, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास था। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1980 तक है, 85 से 1990 तक है 7वीं पंचवर्षीय योजना। और 7वीं पंचवर्षीय योजना ये की बात कर ली जाए तो इसमें समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ावा देना, रोजगार के अधिक अवसर जुटाना था। और चौथी पंचवर्षीय योजना था, अगर छठी पंचवर्षीय की बात करें तो छठी था 80 से 85, और उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। ठीक है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही क्या नारा एक दिया गया था, भोजन, काम और उत्पादकता का नारा दिया गया था। 7वीं में क्या दिया था, भोजन, उत्पादकता और काम का नारा दिया गया था। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इसका गठन 1985 में किया गया था, हाँ बात सही है। और यह अनुच्छेद 323A से संबंधित है, ये भी बात सही है। इसके सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्र से आते हैं, न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्र से आते हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में, ये बात सही है। इसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्चतम न्यायालय नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, बल्कि हाई कोर्ट के होते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश या तो सेवानिवृत्त भी हो सकते हैं, सेवानिवृत्त भी हो सकते हैं, ये सेवानिवृत्त भी हो सकते हैं, या तो मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं। इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर प्रोबा मिशन प्रोबा 3 को प्रक्षेपण किया है, इसरो ने किया है, हाँ किया है। प्रोबा 3 मिशन का प्रक्षेपण इसरो के PSLV C60 रॉकेट से किया गया है। C60 नहीं बल्कि C59 के रॉकेट से किया गया है प्रोबा 3 मिशन, जो कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है। ESA का जो है वो C59 के रॉकेट से किया गया। अगर C60 की बात कर लेते हैं तो इससे स्पेसडेक्स जो है, स्पेडेक्स किया गया, इससे लॉन्च किया गया C60 से। ठीक है। तो ए सही है और आर गलत है, ए सही है और आर गलत हो जाएगा। 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत के अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन थी, इसकी स्थापना किसने किया था। तो 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना M.N. लोखंडे ने किया था, किसने किया था, 1890 में M.N. लोखंडे ने किया था, हाँ ये M.N. लोखंडे ने किया था। ठीक है। बाकी 1905 में कोलकाता में प्रिंटर्स यूनियन की भी स्थापना की गई थी, 1905 में प्रिंटर्स यूनियन की स्थापना किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किया गया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में किया गया था M.N. जोशी के द्वारा, M.N. जोशी के द्वारा 1920 में किया गया था। और वो उसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा 129वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है। 129वां संविधान संशोधन का संबंध है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में एक साथ चुनाव करने के लिए, लोकसभा और राज्यसभा में एक साथ चुनाव कराने के लिए किया गया है। और ये जो समिति बनाई गई थी इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रामनाथ कोविंद जो थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उनके अध्यक्षता में एक समिति की बनाई गई थी। और उसी के रिपोर्ट के अनुसार 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यों के सीटों की संख्या स्थिर कर दी गई थी, तो लोकसभा और राज्यों की सीटों की संख्या स्थिर कर दिया था 84वां संविधान संशोधन, ये किया गया था। लगभग 84वां संविधान संशोधन जो किया गया है वो इसके में किया गया कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना कर दिया, 552 अधिकतम संख्या कर दिया गया था लोकसभा में। ठीक है। बाकी अगर इसमें और जो है
81वां संविधान संशोधन है ये, इसके अनुसार 81वां संविधान संशोधन के अनुसार आर्टिकल 16 में 16(4) को जोड़ा गया था। आर्टिकल 16(4) जोड़ा गया था 81वां संविधान संशोधन, ये 2000 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 2000 ईस्वी में किया गया था। तो 91वां संविधान संशोधन है, ये मंत्रिपरिषद के आकार पर एक सीमा निर्धारण करता है। तो 91वां संविधान संशोधन में कहता है कि 15% से ज्यादा ज्यादा नहीं हो सकता है। ये मंत्रिपरिषद जो होगा 15% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है? मध्य हिमालय की बात कर रहा है, तो मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी पीर पंजाल है। आप तो एक तो पहले ये जो अगर हिमालय की जो कहानी है, अगर हिमालय में पहला अगर ट्रांस हिमालय होता है, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश आता है। मध्य हिमालय में आपका पीर पंजाल आ जाता है। तो पहले ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, फिर बृहद या लघु हिमालय हो जाएगा, और उसके बाद शिवालिक हो जाता है। 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? तो 9 डिग्री अगर चैनल की बात कर ले तो वो कहता है कि मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। किसको करता है? मिनिकॉय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। अगर 9 डिग्री के बाद अगर 8 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो कहता है कि वो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। ये 8 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकॉय को मालदीव से जो अलग करता है वो 8 डिग्री चैनल करता है। अगर 10 डिग्री चैनल की बात कर ले तो अंडमान को निकोबार से ये 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ग्रेट निकार और निकोबार और सुमात्रा की अगर बात करें तो ये 6 डिग्री चैनल अलग करता है। 6 डिग्री हो गया, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ये याद रखने की बात है। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। जेवियर मिलेई को जर्मनी की नागरिकता प्रदान की गई। जर्मनी की नहीं, जापान की। जेवियर जेवियर जो है उनको जर्मनी की नहीं बल्कि कहाँ के, इटली की नागरिकता प्रदान की गई। किसकी? जेवियर मिलेई को इटली की नागरिकता प्रदान की गई है। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन बेंगलुरु में नहीं, एनालॉग स्पेस मिशन लद्दाख में शुरू किया गया है। अगर भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन की बात करते हैं तो वो लद्दाख में शुरू किया गया है। कहता कोलिंस डिक्शनरी में ब्रैड को चुना गया। कोलिंस डिक्शनरी में ब्रैड को चुना गया, ये बात आपका सही है। भारत ने वियतनाम को आकाश हथियार प्रणाली का पहला, वियतनाम को नहीं बल्कि आर्मेनिया को भेजा। किसको भेजा है? आर्मेनिया को हथियार, आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा। किसको भेजा है? आर्मेनिया को भेजा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा है? 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहने वाले डॉक्टर मतलब जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू हैं जो गुलामी का अधिकार पत्र कहा है 1935 को। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मेलाटोनिन जो होता है वो त्वचा का रंग निर्धारण करता है। तो सी का आपका हो जाएगा 1, सी का 1 हो जाएगा, तो एक ही में है। और थायरोक्सिन जो होता है वो शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। एड्रेनलिन जो होता है वो तनावपूर्ण स्थिति में शरीर को उग्र प्रतिक्रियाओं के लिए तैयार करता है। तो डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। और वेसोप्रेसिन जो होता है वो ब्रिक नलिकाओं में जल के पुनरावशोषण को बढ़ाता है। तो आपका डी का क्या हो जाएगा? 4 ए का 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पता है, मीर बख्शी सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होते थे। हाँ, ये होते थे। इसको शुरू करने वाला अकबर था। शुरू करने वाला कौन था? अकबर था। दीवान होता है शाही खजाने का प्रबंधन करता होता है, ये बात सही है। वकील होता है काजी का सहायक नहीं। काजी का सहायक को वकील नहीं कहते हैं। वकील है वो न्याय का, राजा के बाद जो न्याय करने वाला था वो सेकंड नंबर में था, उसको वकील कहते थे। अमल गुजार जो जिले में माल गुजारी एकत्र करने वाला था, ये बात आपका सही है। और काजी को सहायक हैं, इनको काजी के सहायक को कहा जाता था मुफ्ती कहा जाता था। काजी के सहायक को क्या कहा जाता? मुफ्ती कहा जाता था। संघ ऑर्थोपोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तथा इनका शरीरी संगठन अंग स्तर पर द्विस्तरीय और द्विपार्श्वीय सम्मिलित होता है। द्विस्तरीय नहीं होता बल्कि त्रिस्तरीय होता है। क्या होता है? त्रिस्तरीय होता है। तो यही गलत हो गया। यह खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ऑर्थोपोडा का जो होता है वो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, सही बात है। इसके बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है, ये भी बात सही है। और ये एक लिंगी होते हैं, ये भी बात आपका सही है। पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजीव गांधी ने किस अकाली नेता के साथ बातचीत की थी? तो कौन से अकाली नेता थे जिसके राजीव गांधी ने बातचीत की थी? तो हरचंद्र सिंह लोंगोवाल। हरचंद्र सिंह लोंगोवाल के साथ इनकी बातचीत हुई थी। ये 1984 की बात है। कब है ये बात? 1985 की बात है। पंजाब समझौता कब हुआ था? 1985 में ये पंजाब समझौता किया गया था। भारत और किस देश के बीच में दिसंबर में पहला संयुक्त अभ्यास सिनबैक्स हुआ है? अगर सिनबैक्स हुआ है तो ये कंबोडिया के साथ हुआ है। 3 एक होता है, आप याद रखें। एक सिनबैक्स है, तो ये 3 सिनबैक्स के साथ हुआ है, कंबोडिया के साथ हुआ है। एक हुआ है सिम्बैक्स है। सिम्बैक्स है वो सिंगापुर के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स हुआ है। और एक सिलीनेक्स है। सिलीनेक्स है वो आपका हुआ श्रीलंका के साथ हुआ है। तो तीनों एक तरीके के नाम है, वो याद रखना।
सिनबैक्स है वो कंबोडिया के साथ है, सिम्बैक्स है सिंगापुर के साथ है, और स्लिनिक्स श्रीलंका के साथ है। कार्टिलेज शरीर में किस प्रकार के ऊतक के रूप में काम करता है? कार्टिलेज जैसे आपका नाक हो गया, कान हो गया, तो कार्टिलेज किस प्रकार का काम करता है? तो वो कनेक्टिव टिश्यू की कार्टिलेज किस तरह का काम करता है? तो वो कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। हाँ, तो आपका 1 से लेकर 100 तक हो गया। अगले अगले नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं, जिसमें नेक्स्ट टेस्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा।